नमस्कार दोस्तों। हाल ही में अमेरिका में यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो हैं वो कंक्लूड हुए हैं और साफ साफ यहाँ पे जो बाइडेन जिन्होंने मैजिक फिगर को पार किया है ऑफ 270। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि अमेरिकन इलेक्शंस क्या हैं और ये किस तरह से थोड़े बहुत डिफरेंट हैं अपने इंडियन इलेक्शन से, और ये इतने लंबे क्यों होते हैं और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है अमेरिका के लिए भी और वर्ल्ड के लिए भी। तो आइए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों अब बात कर लेते हैं पोटस की। पोटस यानी कि मतलब प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो पोटस वहाँ के प्रेसिडेंट को बोला जाता है। तो अगर प्रेसिडेंट की अगर हम बात करते हैं तो वो हेड ऑफ द स्टेट और साथ ही साथ हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। लेकिन अगर आप देखें इंडिया में हेड ऑफ द स्टेट तो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं जो कि नॉमिनल हेड होते हैं। लेकिन अगर हम हेड ऑफ द गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक, प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं होता है। अमेरिका में हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द जो गवर्नमेंट है वो दोनों ही पोटस होते हैं यानी कि प्रेसिडेंट होते हैं। साथ ही साथ जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच को लीड करते हैं और कमांडर इन चीफ होते हैं ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। बहुत से लोगों को ये लगता है कि इंडिया में जो है जो कमांडर हैं आर्म्ड फोर्सेस के वो प्राइम मिनिस्टर है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो इंडिया में भी हमारे प्रेसिडेंट ही आर्म्ड फोर्सेस कमांडर है। और साथ ही साथ जो पोटस होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो 4 साल का होता है। लेकिन अगर इंडिया में अगर देखते हैं तो करीब 5 साल का ड्यूरेशन होता है उनके टर्म का। और यहाँ पे एक बात जो नोट करने वाली है दोस्तों वो है कि मैक्सिमम कोई भी प्रेसिडेंट अमेरिका में, यूएस में, वो सिर्फ 2 टर्म्स के लिए रह सकता है। ये अमेंडमेंट 1951 में आया था। उससे पहले एज नंबर ऑफ टर्म्स ही थे, लेकिन 1951 अमेंडमेंट के बाद इसको मैक्सिमम किसी भी कोई भी प्रेसिडेंट का जो पोटस का टर्म है उसको 2 बार कर दिया गया। और यहाँ पे एक और चीज़ नोट करने की ज़रूरत है, जो पूरा जो इलेक्शंस होते हैं यूएस के वो आपका इनडायरेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे ये आपको तब समझ आएगा जब आप थोड़ा आगे इसका प्रोसेस समझेंगे। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है और थोड़ा बहुत कंपेयर करते हैं इंडियन और यूएस इलेक्शंस को। अब देखिए इंडिया में क्या होता है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के 2 पार्ट होते हैं, आपका राज्यसभा और लोकसभा। सिमिलरली यूएस में पार्लियामेंट को बोला जाता है कांग्रेस, यूएस कांग्रेस। अब इस यूएस कांग्रेस के 2 पार्ट होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स यानी कि जैसे हमारा लोकसभा होता है उसी तरह यूएस में उसको बोला जाता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। और जिस तरह इंडिया में राज्यसभा होता है तो उसी तरह यूएस में बोला जाता है सेनेट। और इसमें समझने की बात थोड़ा इसमें ये है कि जो इंडियन जो गवर्नमेंट जो फॉर्म होती है उसको पार्लियामेंट का पार्ट होना ही पड़ता है किसी भी फॉर्म में, चाहे वो लोकसभा से चुन के जाए मेंबर्स या फिर राज्यसभा से। लेकिन यूएस के स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है। जो प्रेसिडेंट और जो उनकी एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो ज़रूरी नहीं है कि वो यूएस कांग्रेस का पार्ट हो। यूएस इलेक्शंस में जो 2 मेन पार्टीज़ हैं उसमें से एक डेमोक्रेटिक पार्टी हो गई और दूसरा रिपब्लिकन पार्टी हो गई। तो अगर डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें तो इनका जो सिंबल है वो एस और एक डंकी है, जहाँ पे डेमोक्रेटिक जो पार्टी के जो प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं यूएस में, जैसे आपके बराक ओबामा हो गए, जॉन एफ कैनेडी हो गए या फिर बिल क्लिंटन हो गए। और उसी तरह से अगर हम देखें रिपब्लिकन पार्टी को तो रिपब्लिकन पार्टी का जो सिंबल है वो एक एलिफेंट है। और रिपब्लिकन पार्टी को ग्रैंड ओल्ड पार्टी बोला जाता है क्योंकि बहुत ही पुरानी पार्टी है यूएस की, जिसके जो सर्विंग प्रेसिडेंट्स हो चुके हैं वो हैं आपके इब्राहिम लिंकन या फिर जॉर्ज डब्ल्यू बुश। इसी के साथ साथ यूएस में छोटी मोटी पार्टीज़ हैं, जैसे आपका हो गया टी पार्टी, ग्रीन पार्टी। लेकिन जो इलेक्शन का यूएस का जो पूरा फोकस होता है वो सिर्फ 2 मेन पार्टीज़ को लेके ही है, दैट इज़ डेमोक्रेटिक पार्टी और हमारी रिपब्लिकन पार्टी। आइए दोस्तों अब फाइनली समझ लेते हैं कि जो पूरा प्रोसेस है अमेरिकन इलेक्शंस का ये कैसे होता है। इसको थोड़ा सा अच्छे से हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहला जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरीज और कॉकस, और जो सेकंड स्टेप होता है उसको बोलते हैं नेशनल कन्वेंशन। अब ये दोनों प्रोसेस हम लोग कंबाइनली एक तरीके से देखेंगे। अमेरिकन इलेक्शन में हर पार्टी, चाहे वो डेमोक्रेटिक पार्टी हो चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी हो, उसमें बहुत से कैंडिडेट सामने आते हैं जो कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो इस प्रक्रिया जो कि प्राइमरीज, कॉकस और नेशनल कन्वेंशन है, इससे ये फाइनलाइज होता है कि कौन सी पार्टी का कौन सा फाइनल नॉमिनी या फिर कौन सा फाइनल कैंडिडेट है जो कि प्रेसिडेंट इलेक्शंस लड़ेगा। तो अगर हम बात करें प्राइमरीज और कॉकस की, एक तरीके से इसमें डेलीगेट्स को चुनाव होता है। डेलीगेट्स कौन होते हैं? डेलीगेट्स आम आदमी होते हैं या फिर विद इन पार्टी के जो मेंबर्स होते हैं जिनको चुना जाता है। एक इनफॉर्मल मीटिंग होती है हर स्टेट्स में, तो जहाँ से हम लोग हर पार्टी अपने अपने डेलीगेट्स चुनती है, जो कि आम आदमी भी हो सकते हैं और या फिर पार्टी के मेंबर्स भी हो सकते हैं।
तो ये जब डेलीगेट्स चुन के अलग अलग स्टेट से जाते हैं, एक जो नेक्स्ट स्टेप है उसको बोलते हैं हम लोग नेशनल कन्वेंशन। तो नेशनल कन्वेंशन में जब बहुत से डेलीगेट्स जो कि हर पार्टी के हो सकते हैं, मान लीजिए डेमोक्रेटिक पार्टी के 4000 डेलीगेट्स चुन के आए हैं नेशनल कन्वेंशन में, सिमिलरली रिपब्लिकन पार्टी के करीब 2-3 हज़ार चुन के आए हैं, तो ये नंबर बहुत वेरी कर सकता है। इन डेलीगेट्स का काम ये होता है नेशनल कन्वेंशन में कि हर पार्टी की जो 4-5 जो कैंडिडेट्स खड़े हुए हैं उनमें से किसी एक को चूज़ करना, एक किसी फाइनल कैंडिडेट को हर पार्टी का फाइनलाइज करना, जिससे कि वो आगे जो डिबेट्स हों उसमें पार्टिसिपेशन ले सके। हाँ दोस्तों, एक और बात, नेशनल कन्वेंशन में वोटिंग होती है रनिंग मेट को भी लेके। अभी रनिंग मेट कौन है? रनिंग मेट यानी कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट कैंडिडेट्स हैं, तो उनका यहाँ पे फाइनलाइज चयन होता है कि कौन वाइस प्रेसिडेंट की कैंडिडेट्स के लिए कौन खड़ा होगा। तो ये जो पूरा नेशनल कन्वेंशन की प्रक्रिया है ये करीब जुलाई में होती है, और अगर हम प्राइमरीज कॉकस की बात कर लें तो ये मार्च से स्टार्ट, फरवरी मार्च से स्टार्टिंग हो जाती है। तो इसके बाद जो दोनों पार्टीज़ के जब कैंडिडेट्स फाइनलाइज हो जाते हैं तो उसके बाद शुरू होती है यहाँ पे प्रेसिडेंशियल डिबेट्स, कैंपेनिंग। और ये जो कैंपेनिंग है ये करीब जुलाई से लेकर अक्टूबर तक चलती है। तो एक काफ़ी लंबी प्रक्रिया है, इस पर पूरी दुनिया की नज़र रहती है, जिसमें टेलीवाइज्ड डिबेट्स होते हैं जो कि हम लोग देखते हैं करीब 2-3 राउंड्स ऑफ डिबेट्स, जहाँ पे पूरी दुनिया जो कैंडिडेट्स हैं, जो फाइनल कैंडिडेट्स हैं, उनका माइंडसेट समझने की कोशिश करती है, क्योंकि उनके माइंडसेट से ही जो अमेरिका का जो आगे का भविष्य है वो समझ आता है, और वो कैसे इम्पैक्ट करेगा वर्ल्ड को वो समझने में आसानी होती है। तो आइए दोस्तों फाइनली बात कर लेते हैं जनरल इलेक्शंस के बारे में, जो कि नवंबर में होते हैं, और यही फेमस होते हैं कि हाँ आज अमेरिका में इलेक्शंस हैं। तो जनरल इलेक्शंस को समझने वक्त हमको समझ आएगा कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस हैं, ना कि डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शंस इसलिए हैं क्योंकि जो आम पब्लिक है, जो आम जनता है, वो डायरेक्टली जो प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स या फिर जो वाइस प्रेसिडेंट हैं कैंडिडेट्स, उनके लिए वोट नहीं करती हैं, ये वोट करती हैं इलेक्टर्स के लिए। अब ये इलेक्टर्स क्या हैं? देखिए, हर पार्टी के अलग अलग कैंडिडेट्स हैं जो कि हर स्टेट में जाके अपील करते हैं उनके लिए वोट करने को, और ये नंबर ऑफ इलेक्टर्स ऑलरेडी फिक्स्ड होते हैं पॉपुलेशन के हिसाब से। जैसे कैलिफोर्निया में सबसे ज़्यादा इलेक्टर्स हैं, 55 नंबर्स यहाँ पे फिक्स्ड हैं। सिमिलरली फ्लोरिडा में अगर हम देखें 29 नंबर यहाँ पे फिक्स हैं इलेक्टर्स के। तो हर पार्टी हर स्टेट के लिए अपने अपने इलेक्टर्स भेजती है, उनको अपील करती है लोगों की कि वो हमको वोट करें। तो जो आम पब्लिक है, जो आम पीपल हैं, जो नागरिक हैं, वो इन इलेक्टर्स को चूज़ करते हैं। और यहाँ पे जो दूसरा जो रूल है वो है विनर टेक्स इट ऑल। विनर्स टेक्स इट ऑल क्या है? मान लीजिए कैलिफोर्निया में 55 सीट्स है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। तो मान लीजिए डेमोक्रेट्स ने अगर 30 सीट्स यहाँ पे जीत ली और रिपब्लिकन्स ने 25 सीट्स जीती, तो लेकिन जो फाइनली जो काउंटिंग होगी उसमें जो फाइनल जो विनर होगा वो डेमोक्रेट्स होगा, और वो पूरे के पूरे 55 जो सीट्स हैं वो ले जाएगा। ये इंडियन इलेक्शन से थोड़ा अलग होता है। इंडियन इलेक्शंस में जितनी सीट जिस पार्टी ने जीती हैं वो उसके हिस्से में होती हैं, लेकिन विनर टेक्स इट ऑल रूल के हिसाब से जो भी पार्टी अधिक इलेक्टर्स जीतेगी तो जितने भी वहाँ की सीट्स हैं वो ओवरऑल वो उसी पार्टी के हक में जाएंगे। ये एक तरीके से अमेरिकन इलेक्शंस का थोड़ा डिसएडवांटेज है, इसका बहुत क्रिटिसिज्म होता है। विनर टेक्स इट ऑल के रूल के हिसाब से कुछ स्टेट्स को हम लोग यहाँ पे स्विंग स्टेट्स बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पे पक्का नहीं होता है कि कौन सी पार्टी हमेशा जीतती आई है, और हर साल वहाँ पे चेंज होता रहता है। तो स्विंग स्टेट डिसाइड करती हैं ओवरऑल कि फाइनल में इलेक्शंस कौन जीतेगा, यानी कि किस पार्टी के मैक्सिमम जो इलेक्टर्स हैं उनको लोग वोट करके जिताएंगे। तो इस होल इलेक्शन प्रोसेस के बाद जिस पार्टी के जो सिंपल मेजॉरिटी यानी कि 270, क्योंकि जो पूरे टोटल इलेक्टर्स हैं वो करीब 538 हैं, तो जिस भी पार्टी को इस जनरल इलेक्शंस के बाद 270 यानी सिंपल मेजॉरिटी 50% से थोड़ा ऊपर जो मैजिक फिगर है अगर वो हासिल हो गया तो वो पार्टी मानी जाती है कि वो ये इलेक्शंस जीत गई। लेकिन इस चीज़ का फाइनल डिक्लेरेशन अभी नहीं होता। इस चीज़ का जो फाइनल डिक्लेरेशन होता है वो US कांग्रेस में होता है, और जो उसका फाइनल इनॉग्रेशन होता है, सेरेमनी होती है न्यू प्रेसिडेंट इलेक्टेड को एक ट्रांजिशन में, वो 20 जनवरी को होती है। तो देखा दोस्तों आपने कि जो पूरी प्रोसेस है, जो पूरी प्रक्रिया है अमेरिकन इलेक्शंस की, कितनी लंबी है और कितना 1 साल के ऊपर इसको समय लगता है। तो इस समय हमको चल गया है पता इलेक्टर्स की काउंटिंग के बाद कि हाँ इस समय डेमोक्रेटिक पार्टी जीत गई है और जो बाइडेन जो हैं वो प्रेसिडेंट इलेक्टेड हैं, लेकिन इसका ऑफिशियल डिक्लेरेशन अभी होना बाकी है जो कि
फाइनली जनवरी 20 को सेरेमनी भी होगी। अब एक क्वेश्चन जो सबके दिमाग में होगा कि अमेरिकन इलेक्शंस इतने लंबे क्यों होते हैं, इस प्रोसेस करने के लिए करीब 1-1.5 साल का समय क्यों लग जा रहा है। तो यहाँ पे हमको ये समझना होगा दोस्तों, जो अमेरिकन इलेक्शंस हैं ये करीब 200 साल पुराने हैं और उस समय कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ करता था। तो लोगों को ये पूरा प्रोसेस कराने में, यानी कि प्राइमरीज, कॉकस, नेशनल कन्वेंशन, जनरल इलेक्शंस, उसकी काउंटिंग करने में बहुत टाइम लगता था। एक जगह से दूसरी जगह जाने में और चीज़ों को प्रोसेस करने में काफ़ी समय लगा करता था। तो वही जो पूरी प्रक्रिया है वो अभी भी चलती आ रही है और वो पूरा टाइम फिक्स्ड है। तो इसीलिए जो अमेरिकन इलेक्शंस हैं ये इतने लंबे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा एनालिसिस या फिर एक्सप्लेनेशन अमेरिकन इलेक्शंस को लेके आपको अच्छा लगा या फिर समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट डाउन कीजिए कि आपको इसमें क्या चीज़ अच्छा लगा, क्या चीज़ समझ नहीं आई या फिर क्या चीज़ समझ आई। जो मेरा पुराना वीडियो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, तो उसका लिंक यहाँ पे है। तो चलते मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।